बिहार में एनडीए को बम्पर जीत मिली है। बम्पर जीत या हम इसे कहें कि लैंडस्लाइड विक्ट्री या सुनामी विक्ट्री तो गलत नहीं होगा। 202 सीटें और सभी सहयोगी पार्टियों ने जबरदस्त परफॉर्म किया है, जिसमें हम पार्टी ने जबरदस्त स्ट्राइक रेट लाते हुए 6 में से 5 सीटें अपने पाले में डाली है। और हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका रिपब्लिक भारत पर। धन्यवाद आपको। इस बड़ी जीत पर सबसे पहले रिएक्शन, और चूंकि जबरदस्त स्ट्राइक रेट सभी सहयोगियों का, लेकिन आपका तो 6 में से 5 आप लेकर आए हैं। देखिए, ये जीत जो हुई है, हम लोग पूर्ण रूप में आशान्वित थे, और आशान्वित होने का खास कारण ये था कि नीतीश कुमार जी अपने कम से कम 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले से ही सशक्त महिलाओं के लिए कार्य किया है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम किया है। सबसे पहले उन्होंने बच्चियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, और जब बच्चियां पढ़ ली गई, अब जब शादी विवाह हो गया तो त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव जो होता है उसमें उन्होंने आरक्षण भी दिया, जिस आरक्षण को लालू प्रसाद यादव जी ने विरोध किया था, लेकिन कालांतर में फिर नीतीश कुमार जी ने वो आरक्षण को लागू किया, और जिसका फ़ायदा ये हुआ कि महिलाएं आज मुखिया हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद हैं और जिला अध्यक्ष भी रही हैं। एक चीज़ हुआ, और बच्चियां हमारी आगे बढ़ने लगी, पढ़ने लगी, और साथ साथ बच्चियों को सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से नीतीश कुमार जी ने ये भी किया कि पुलिस में जो आज बिहार में अगर कहा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस में बच्चियां ही आज बहाल यहाँ पर हैं, दिखती हैं, और नौकरियों में भी 35% का आरक्षण दिया। कहने का मतलब कि शुरू से अंत तक महिलाओं के लिए काम किया। फिलहाल आपने देखा होगा कि जो पेंशन मिलता था, तो पेंशन से ज़्यादा लाभान्वित महिलाएं होती हैं, तो 1100 रुपया पेंशन किया गया। फिर जीविका दीदी के माध्यम से, या जो घर में एक ऐसी महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपया दिया गया, खाने के लिए नहीं बल्कि ये कह के दिया गया कि इससे आप रोज़गार स्टार्ट करो, और स्टार्ट करो तो इसको हम 1 लाख रुपया तक आपको देंगे, कर्ज नहीं देंगे बल्कि अपना बिजनेस चलाने के लिए बिना सूद के आपको पैसा देंगे, और उससे आगे बढ़ोगे तो फिर 2 लाख रुपया तक देंगे। वहाँ पर हम 4% सूद लेंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट में ही लेंगे। हर तरह से मतलब कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात किया। तो जब महिलाओं का टर्नआउट होने लगा 6 नवंबर को, तो उसी समय हम लोगों को ये आशा बन गई थी कि यहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी हमारे एनडीए का। और दूसरी बात ये भी है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की विशेष कृपा है, पूर्वोदय की कल्पना उनके यहाँ है, उसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट के विकास के लिए वो काम करते रहे हैं, विशेष पैकेज देते रहे हैं, जिसमें बिहार को भी अपना उन्होंने माना है। और यही कारण है कि जब कभी भी चुनाव के पहले भी आए तो 40,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, 12,000 करोड़ रुपया का वो अपना वहाँ से फंड लेते ही आए, और जिससे उद्घाटन हुआ और शिलान्यास भी हुआ। और फिर ये जो बिहार है, बिहार में आज महिलाओं को या जनरल लोगों को आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। बिहार में भी 8 करोड़ लोगों को मिल रहा है। इससे महिलाएं विशेष करके और आकर्षित होती रही हैं। तो फिर 5 लाख रुपया दिया गया स्वास्थ्य के लिए, जिसमें कि मुफ्त इलाज की बात होती है। तो ये सब ऐसा वातावरण बना दोनों ओर से, केंद्र की ओर से और राज्य की ओर से भी, जिससे महिलाएं, चूँकि घर द्वार की बात विशेष करके महिलाएं देखती हैं, केयर करती हैं, तो उन लोगों में एक ऐसी बात आ गई कि हमारी ये सरकार है जो हमारा वेल बीइंग की बात सोचती है, और इसीलिए मर्द उसका न वोट देने की स्थिति में है, लेकिन औरतें जाकर के वोट देती है एनडीए को। तो इसीलिए हम लोग बहुत आशान्वित थे कि निश्चित रूप में आशातीत सफलता मिलेगी। ऐसे हम कहा करते थे कि 160 सीटें जरूर हम जीतेंगे। हाँ, ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा ही नीचे नहीं आएंगे, लेकिन उससे भी आगे हम लोग बढ़ गए, 202 आ गए हम लोग। तो इसको हम लोग यही मानते हैं
कि नीतीश कुमार जी का और नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का मॉडल है बिहार में, उसको यहाँ के महिलाओं ने और युवाओं ने तस्दीक किया, माना, विश्वास किया यही हो सकता है। इसीलिए इस सरकार को निश्चित रूप में आगे आना चाहिए, पुनः जीवित होनी चाहिए सरकार, और दूसरा सरकार चेंज करने की बात नहीं है। दोनों में से कौन सबसे बड़ा चेहरा मतलब मतदाताओं के लिए रहा, मोदी जी या नीतीश जी? किसकी तरफ ज़्यादा देखा गया भरोसा? देखिए, को बड़ छोट कहत अपराध हो, सबका एक अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन वर्तमान में तात्कालिक जिसको कहा जाए, नीतीश कुमार के कार्यक्रमों से ज़्यादा यहाँ प्रभाव पड़ा है। और नीतीश कुमार जो कार्य किए हैं वो केंद्र के भरोसे किए हैं, केंद्र से पैसा मिला उसके आधार पर किए हैं। ये नहीं था कि बिहार में उतना पैसा था कि सारा काम करते, तो इसीलिए ये काम किए, उसका सप्लीमेंट्री किया केंद्र ने। और केंद्र के नरेंद्र मोदी जी ने बार बार यहाँ आकर के बात कही यहाँ का विकास के लिए, इसलिए ये हुआ। और हम समझते हैं ये बिहार के भविष्य के लिए अच्छा है। और कल सुने होंगे प्रधानमंत्री जी की बात को, हम लोग ये आपका भी नाम लिया था, हाँ, कि बिहार को हम लोग विकसित बिहार बनाएंगे 5 साल में। और यहाँ पर खास करके प्रधानमंत्री की ओर से आज तक बिहार में, चूँकि हम आज 1980 से विधायक हैं, मंत्री हैं, रहे हैं सब कुछ, लेकिन कोई प्रधानमंत्री आज ऐसा ऐलान नहीं किया था कि बिहार में निवेश करो, बहुत अच्छा वातावरण बन गया है। आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने वैसा किया है। तो कहने का मतलब ले देख करके सबका विश्वास इन लोगों को था। मोदी जी नीतीश जी दोनों की तरफ देखा, दोनों की तरफ से हुआ, और इसलिए हुआ। एक चीज़, दूसरी ओर जो विरोधी दल के लोग थे, एक तो आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को, ये तो खुशामद के लिए प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर दिया लालू जी को, लेकिन लालू जी इनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित नहीं किया। और दूसरी बात, SIR के नाम पर इन लोगों ने यात्राएं की, और यात्रा में इनको क्या फलाफल मिला वो तो अलग की बात है, लेकिन हुआ क्या, निगेटिव गया कि नरेंद्र मोदी जी के माँ तक को गाली सुनाया गया उस समय। इसका बड़ा यहाँ के जनमानस में बहुत बुरा असर आया। फिर जब कुछ दिन के बाद कहीं बाहर चले गए थे, फिर आए, तो इधर आए तो आपने देखा होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में छठ पर्व महापर्व माना जाता है। और उस पर्व में जो भी कार्यक्रम होते हैं, यहाँ के सब लोग, गरीब हो अमीर हो, सब लोग, हर घर में पर्व की बात होती है, तो उसको इन लोगों ने नाटक बतलाया। तो माने यहाँ की संस्कृति और धर्म से भी उन्होंने एक तरह से खिलवाड़ किया, जिसके चलते उन लोगों के प्रति रही सही भावना समाप्त हो गई। और इसमें एक और कड़ी आ गई कि तेजस्वी जी ने बहुत तरह की बातें कही, वैसी बातें कही जो प्रैक्टिकल नहीं था, और लोगों को ही लगा कि ये सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर चुनाव में जीत भी जाएंगे तो बाद में आके कहेंगे कि सब पैसा तो हर घर नौकरी की, हाँ, और ये सब होगा। तो नौकरी की बात तो अलग किया, लेकिन यही कहेगा कि हमको पैसा तो सब खर्च कर दिया सरकार ने, पैसा हम नहीं, आज इसको देखेंगे, मैंने करेगा नहीं, ऐसा विश्वास हुआ। और अव्यवहारिक इसलिए हुआ कि हमारा योजना है बिहार का अभी 3,17,000 करोड़ की, 17,000 करोड़ की, और अगर घर घर नौकरी हम देने लग जाएंगे तो 7 लाख करोड़ रुपया की आवश्यकता हमारा होगी। कहाँ से पैसा आएगा? इस रूप में भी कि जब यहाँ सरकार बन जाती दूसरे की और नीति वहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार रहती, तो स्वाभाविक है उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो वैसी परिस्थिति में एकदम अव्यवहारिक बातें बोल रहे थे, तो लोगों को ही लगा कि जिस प्रकार से संविधान की बात कर करके पार्लियामेंट के चुनाव में भरमाए लोग कि संविधान खतरा में है, और आज भी इसी तरह से भरमा रहे हैं, तो लोगों को विश्वास उन पर नहीं रहा। और रही सही भावना को एकदम दरकिनार करते हुए सब लोगों ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर और ये किया, खास करके युवाओं ने और महिलाओं ने तो विशेष करके किया। अभी भी एनडीए की इतनी बड़ी जीत के बाद भी अभी भी राहुल गांधी की तरफ से एक पोस्ट आया, तेजस्वी तो खामोश हैं। वोट चोरी का मुद्दा अभी भी कह रहे हैं कि हाँ वोट चोरी हुई है, SIR के नाम पर ये जीत गए, और साथ ही साथ महिलाओं को वोट के बदले नोट दिया गया। जो 10,000 की बात आप कर रहे हैं, वो विपक्ष कह रहे हैं कि ये खरीदा गया वोट है। सवाल ये है कि अगर एक टर्म या एक स्पेल में उसको देने की बात होती
तब कहा जा सकता है। तो सतत प्रक्रिया हो गई कि हम उसको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, निवेश के लिए, मैंने जिसमें कि रोज़गार करे, क्रिएट करने के लिए, क्योंकि नौकरियां हम नहीं दे सकते हैं और इतने लोग पढ़े लिखे हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, हमारी खेती से भी वो उन लोगों को फीडबैक नहीं हो सकता है। इसीलिए व्यापार भी हो, उत्तम खेती, मध्यम मान, नीच चाकरी, भीख निदान की बात आती थी। तो इस बात को लेकर के भी लोगों ने कहा कि साहब इसको हम लोग देंगे। तो वो सतत प्रक्रिया होगा। अगर दे करके रुक जाते, आगे नहीं देने की बात होती, तब कहा जा सकता था कि खरीदा गया है। वो तो थेथरोलॉजी इसको कहते हैं, थेथराई कहते हैं। वोट चोरी किस बात की? कर्नाटक में आप जीत गए तो वोट चोरी नहीं था, पंजाब में जीत गए लोग तो वोट चोरी नहीं था। तो कहने का मतलब कि अपने जीत जाए तो ठीक है और दूसरा में तो चोरी हो जाए। और जहाँ तक SIR की बात है, SI तो ट्रांसपेरेंट मतदाता सूची बनाने की बात हुई। अब वही संविधान का कहते थे कि संविधान खतरा में है और संविधान की प्रति लेकर के पार्लियामेंट में घूमते थे। तो संविधान ने क्या कहा कि भारत में जन्मे आदमी ही यहाँ का वोटर हो सकता है। तो आज जो वोटर लिस्ट जो स्क्रीनिंग किया जा रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि बाहर के जन्मे हुए लोग, काफ़ी लोग यहाँ वोटर हैं, तो उनको हटाने की बात हो गई। तो इससे गलत क्या है? इसका मतलब है कि आज प्रधानमंत्री जी ने कल कुछ कहा, हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं, वो ठीक है। ये लोग दूसरे रूप में माओवादी और क्या है, मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी उन्होंने कहा, उस रूप में आप भी मानते हैं कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी? एकदम निश्चित, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो फिर अब हम लोग को न कहने का कौन सवाल है भाई। एकदम हम लोग को तो और बढ़ चढ़ के हम लोग कहेंगे लोगों से कि भाई SIR के नाम पर वो जो आज विरोध करते हैं, क्यों? आज हमारे बिहार में चले जाइए, सीमांचल में, अन्य जगहों में, कि जहाँ पर हमारे यहाँ अगर 50 यहाँ का डेवलपर हैं तो 150 डेवलपर दूसरे लोग आकर के हैं और वही वोटर लिस्ट पर नाम लिए हैं, आधार कार्ड बनाए हैं और वहीं के राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा होगा तो हमारे देश पर तो एक तरह से उन लोगों का इनडायरेक्ट आक्रमण हो गया। तो ऐसी बात रहेगी तो हमारे साथ जो हम ये स्वतंत्रता है कभी अक्षुण्ण रह सकेगी का? घुसपैठिया मुद्दा असर कर गया, एकदम असर कर गया। जनता यहाँ के लोग समझ गए कि हाँ, ये बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों को हटना जरूरी था, जो ये सरकार कर रही है। तो हर तरह से भारत की सरकार, बिहार सरकार, भारत के लिए और बिहार के लिए अच्छा काम करने की बात शुरू किया, चल रही है सरकार उसी तरह से, और आगे भी इसको कंटिन्यू रखना है। इसीलिए इन लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के वोट दिया और आज हम लोग 202 NDA के लोग जीत के आए। कह रहे हैं मुस्लिम लीगी की बात से आप सहमत भी हैं और कह रहे हैं घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा, सनातन पर हमला हुआ, मंदिर को लेकर खेसारी लाल का बयान और इन लोगों का बयान कि मंदिर की क्या ज़रूरत है, छठ पर्व पर हमला, घुसपैठिया, इस सारे मिलाकर के आपको लग रहा है कि इन चीज़ों को देखकर हिंदू वोट भी कंसोलिडेट हुए? देखिए, हिंदू की बात नहीं है। भारत में और बिहार में खास करके आस्थावान ज़्यादा लोग हैं। आस्था किसी चीज़ में हो, भगवान में आस्था हो, पर्व त्यौहार में आस्था हो, या आपके प्रति हमारी आस्था हो, इस चीज़ को लोग बहुत मन जुगाते हैं और इस पर यदि कोई प्रहार करता है तो यहाँ के लोग रिएक्ट करते हैं। तो हर तरह से देखा गया। ये धर्म की बात तो नहीं थी कि जो प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई, लेकिन सब लोग उछट गए। ये कौन बात है भाई? जो मृत हैं और प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं राज्य देश के लिए, उन पर कोई आज तक कलंक नहीं लगाया, उस आदमी के माँ को इस तरह से गाली देते हैं तो धर्म नहीं था। लेकिन ये बहुत बड़ा काम किया है। और फिर ये जो छठ के बारे में बोल दिया, वो भी गड़बड़ बात भी बोल दिया उन्होंने, तो मंदिर को भी बारे में बोल दिया। तो ये सब बात तो है, हर तरह से यहाँ के लोग को उन लोगों ने झकझोरा है और इस झकझोरापन में हमारे लोग उनके अगेंस्ट हो गए और सोचा कि लोग कोई विकास की बात नहीं करेगा, सिर्फ इसी तरह की बात कर करके सरकार में आएगा तो हम लोगों को तबाह करेगा। अब आपकी पार्टी पर आते हैं, सबने बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन उसमें सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट के तौर पर देखें तो उसमें आप हैं, क्योंकि कुशवाहा जी की भी पार्टी 6 में 4 लाई, आपकी पार्टी 5 लाई, चिराग जी की पार्टी 29 में एक तो पर्चा ड्रॉप हो गया तो 28 में 19 लाई। सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ आप आए हैं,
लेकिन आप जब सीट की डिमांड कर रहे थे तो आप कह रहे थे मुझे एक पार्टी के तौर पर स्थापित होने के लिए 8 सीट चाहिए। आपको लग रहा है अभी कि कुछ सीटें और मिल जाती तो वो 8 सीट मिल जाते और भी हम जीत सकते थे? तो स्ट्राइक रेट आप कह रहे हैं उसी से कि अगर हमको 15 सीट मिलती तो हम 12-13 सीट जीतते, इसमें कहाँ कोई दो मत थी। लेकिन इतनी भारी विजय हुई है, इतने सारे लोग जीत गए हैं, तो अब वो कहना बेनामी है। लेकिन मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो इसके खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। यानी 15 में हम 12 जीत जाते तो एनडीए के लिए बड़ी फायदा की चीज़ थी। लेकिन अब एनडीए ही नीतीश जी और नरेंद्र मोदी के नाम पर इतना परसेंटेज ले आया तो वो बात अब गौन हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज दिक्कत में पड़ जाते हैं, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन आती है यहाँ पर, राय लेना चाहती है लोगों से, तो हम चूँकि मान्यता प्राप्त नहीं है तो हमसे नहीं पूछा जाता है, जबकि हम ग्राउंड लेवल के आदमी हैं। हम बहुत अच्छा सजेशन दे सकते हैं, लिख के भेजते हैं, लेकिन वो शायद नोट होता है नहीं होता है। लेकिन अगर हम बोलते और वहाँ पर वीडियोग्राफी होती तो उसका एक असर था। अभी आप जोड़ लीजिए कि साहब बैलेट वोटर लिस्ट बांटा गया तो वोटर लिस्ट हमको खरीदना पड़ा, वोटर लिस्ट हमको मगनिया में मिल जाता। तो हम नेशनल पार्टी नहीं हैं, अनमान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसीलिए हम अपना स्ट्राइक रेट जो 2020 था उसका हवाला दिया। उस समय भी 7 सीट हमको मिली थी, हम 4 सीट जीते थे, मतलब 60% एंड एबव का मेरा स्ट्राइक रेट। हाँ, तो हम कहते कर रहे थे कि उसी आधार पर हमको तो दे दीजिए सीट कि अगर आप 7 दिए थे हम 4 जीते थे, 7 दूनी 14 दे दीजिए, हम 8 जीत जाएंगे। तो 8 जीत जाएंगे तो हम मान्यता प्राप्त पार्टी हम हो जाएंगे, इतना तो कम से कम कीजिए। और जहाँ तक जनमानस की बात है तो मैं तो समझता हूँ कि मगध तो विशेष करके है, लेकिन मगध के अलावा अन्य जगहों में भी जहाँ हमारे लोग हैं, आज बढ़ चढ़ के लोग वोट दिया है एनडीए को, किसी से पूछने नहीं गया है। लोग अवाक रह गए कि ये भीड़ किसकी है, तो एनडीए को वोट दे रहा है लोग। वो सिर्फ इसलिए कि जीतन मांझी का, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का एक स्लोगन है कि हम गरीब की बात करते हैं हुएवर में भी। और उसके लिए जब मुख्यमंत्री के रूप में थे जीतन मांझी तो उन्होंने कई एक ऐसा काम किया। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात सब लोग करते हैं, लेकिन विदाउट एजुकेशन सशक्तिकरण कैसे होगा? अम्बेडकर साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। तो हमको शिक्षा ये नहीं है, महिलाओं में थी। तो इसीलिए हमने कहा था कि राइट फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू एमए क्लास तक के, पोस्ट ग्रेजुएट तक के हम पढ़ाई फ्री कर देंगे। और फ्री हुआ भी, आज भी है। लेकिन यही है कि डेफिसिट ग्रांट नहीं लोगों को मिल रहा है। आज बिजली फ्री उन्होंने किया। हम गांव में रहते थे, ये रहते हैं, आज भी हम देखिए यहीं पर हैं। यहाँ पर बिजली 2 घंटा 3 घंटा आती थी, रात में सोते थे तो नींद टूट जाती थी। गुदाल किसान करता था, बिजली आई बिजली आई बिजली आई, अब 2 घंटा में साफ। आज तो कम से कम इस तरह का है कि साफ 24 घंटा बिजली मिलती है। तो इसीलिए हमने कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन रखने वालों को बिजली माफ़ कर देंगे हम। आज 125 यूनिट बिजली माफ़ करने की बात उन्होंने की है। उसी प्रकार से अनेकों ऐसा काम हमने कहा था। में जो आपने जब आप मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो घोषणाएं की, उस घोषणाओं से के बाद जो पार्टी की स्थापना की, एक बेस आपका बना। लेकिन उस बेस को समझने में बाकी जो आपके सहयोगी हैं वो देर क्यों लगा रहे हैं? मतलब 2020 में समझ नहीं पाए, अभी समझ नहीं पाए। इस बात की टीस है कि अगर मैं 15 मिल जाता, ये जीत की खुशी, लेकिन खुशी के साथ टीस है कि शायद 2025 में 8 मिल ही जाता। देखिए, इसी को बार्गेनिंग कहा जाता है। हम बार्गेनिंग में पीछे पड़ जाते हैं। हम लोग यथार्थवादी हैं। एक बार बात कह दिया, चाहे आपके माध्यम से कह दिया हो या और माध्यम से, तो हमको समझ में आता है कि लोग रियलाइज़ करेंगे। जैसे मुझे मेरे संज्ञान में कोई बात आती है, मैं उसको उसी रूप में लेता हूँ और उसको एक्ट करता हूँ, तो मैं वही बात समझता हूँ कि दूसरा लोग करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं लोग करते हैं, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा है। और हमारा बच्चा है जो अभी मंत्री है, बार बार उसको कहते हैं कि तुमको और बोलना चाहिए, करना चाहिए, तुम बच्चा हो। लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा नॉर्मल है और नहीं बोलता है। तो सही बात है, देहात में हम लोग करते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है। तो उसी प्रकार से हम ज़रा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, तो सीट कम मिला है।
साफ बात है। अगर हम भी इधर उधर की बात करते, जरा हाथ चमकाते, जरा मुंह चमकाते, तो जरूर सीट ज़्यादा मिल जाती। किसने इधर उधर की बात की? किसने इधर उधर? चिराग जी ने। आप सब जानते हैं, उसको मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि आप दिनकर की पंक्तियां लिखी थी कि अगर आधा न्याय पूरा न कर सको तो आधा दो, न्याय पूरा न कर सको तो आधा ही। आधा दो। हाँ, वो आधा भी नहीं मिला आपको। कहाँ मिला? 15 की जगह पर हमको 6 मिला, तो आधा कहाँ होगा? और बदले में आपने 5 दे दिया। हाँ, 5 हम 6 भी दे देते, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रशासनिक। तब हमारे कैंडिडेट थे, वो प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर प्रोटेस्ट जैसे 27 वोट से जीता है सहार में, वो काफ़ी प्रोटेस्ट किया, 200 का 1 वोट से वो हार रहा था, और जब प्रोटेस्ट किया तो 27 वोट से जीत गया। हमारा भी आदमी अगर प्रोटेस्ट करता तो 1700 वोट से हार नहीं होती है। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि 6 के 6 आप देते तो, और 15 मिल जाता तो 15 में से कम 13 तो 12 दे जरूर देते, निश्चित देते, एकदम देते। इसमें कहीं, चूँकि हमारा वर्क है, ग्राउंड रियलिटी, हमारे गरीब लोग हम पर आशान्वित है। गरीब की बात नहीं कोई करता है। हम सत्ता में रह करके भी गरीब की बात किया है, इसीलिए हमको विधानसभा में तुम तड़ाम भी सुनना पड़ा है। तो इस बात से हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, सिर्फ शेड्यूल कास्ट नहीं, गरीब का मतलब हम और इंतजार करना पड़ेगा मान्यता प्राप्त होने के लिए। अब देखिए, राजनीति है, क्या है, कब होता है कुछ। एक चीज़ तो, लेकिन अभी आपने खुद कहा कि हम बार्गेन करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, लेकिन अब इससे सीख मिली है, तो अभी तो फिर मंत्रिमंडल का गठन होगा। हमेशा एक शिकायत रही है कि हमको लोअर मिनिस्ट्री मिल जाता है। मतलब देखिए, यहाँ पर हम कहना चाहते हैं, हम जिस सेक्ट्स के हैं, मतलब कि जाति के हैं, जो जनजाति कहा जाता है उसके हैं, उसको ऋषि आसन कहते हैं। ऋषि का खानदान के आदमी लोग करते हैं, और ऋषियों का ये रहता है कि जो कुछ मिलता है उसी में वो संतुष्ट रहता है। वो भूखे भी रह सकता है, आपकी गाली भी सुन सकता है, लेकिन वो रहता है। हम उसी नेचर के आज भी हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो हमको चिंता नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, देहात में कहावत है, तो होता है। जैसे पार्लियामेंट में हमको कहा गया था, मांझी जी 2 पार्लियामेंट लोकसभा का सीट देंगे और 1 राज्यसभा का सीट देंगे। पत्थर का लकीर मान लीजिए, एक कहा गया था, पत्थर का लकीर घिस गई, हमको मिला 1। सब्र किया, हम बोला नहीं, हम चुनाव जीते। लेकिन आपने देखा होगा, पेपर में भी उस समय आई थी कि बिहार से 8 मंत्री हुए हैं, 7 को झुंझुना पकड़ाया गया है, विभाग मिला है 1 को, जो जीतन मांझी को मिला है। तो थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी। और हमको इस बात का फक्र है कि कल नरेंद्र मोदी जी ने खुद हमसे बात किया। फोन आपको किया था, आपसे क्या बात हुई थी? हाँ, बात उन्होंने दिया, उन्होंने हमको कांग्रेचुलेसन कि बहुत बहुत बधाई है, बहुत अच्छा है। तो हमने रामायण की बात उनको सुनाई कि सर एक रामायण की बात आपको सुनाते हैं। तो क्या, हम कहा कि जापर नहीं है, क्या तो ये है कि इसमें कोई दोहा था, वो देखिए भूल गए, याद आ जाता है उस समय है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जब आप ही हम पर कृपा कर रहे हैं महोदय, तो सब कोई हम पर कृपा किया, ये तो आपकी कृपा से हम जीते हैं। तो बहुत अच्छा लगा के हंसने लगे हंसे। हाँ, इनके चलिए बहुत बधाई है, ठीक है, बहुत धन्यवाद करके रखती है। तो ये मेरा फक्र है। आज ये अमित शाह जी ने टेलीफोन किया, उनसे क्या बात हुई जी? बहुत सुनाया था? बहुत धन्यवाद। नहीं, उनको नहीं सुनाया। हम कहा कि आप बिहार के चाणक्य हैं, आपकी कूटनीति का फल है कि सब हम लोग जीते हैं। लेकिन बिल्कुल आपने धन्यवाद दिया और मोदी जी की कृपा आप करके है। लेकिन यहाँ बिहार के मंत्रिमंडल की बात मैंने की है, तो उसकी गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी, चर्चा शुरू हो गई होगी। तो संतोष सुमन जी या फिर आपके 6 में से 5 हैं, दीपा जी भी जीती हैं, तो आप कोई चाहेंगे, उम्मीद रखेंगे कि मुझे कम से कम इतनी संख्या और थोड़ा हेवी मिनिस्ट्री मिले? देखिए, अब तो 1 थे, अब 5 हो गए, हमारे लगा 6 हो गए। हम पॉलिटिक्स में आए थे तो सिर्फ यही कह करके आए थे, यही मन में बनाया था कि हमको एक प्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहिए। मतलब कि हम MLA हो जाएं,
पार्लियामेंट के मेंबर हो जाएं। इस बहाने हम जनता का काम कर सकते हैं। और बात भी हुई, 8 बार बिहार विधानसभा का चुनाव जीते, कई एक बार उप मंत्री बने, राज्य मंत्री बने, मंत्री बने, बिहार का मुख्यमंत्री बने, अब आज भारत सरकार के मंत्री हैं। लेकिन कभी न मंत्री पद मांगा न मंत्रालय मांगा, जो मिला उसको चलाया। आज भी वही स्थिति है। हमारा बेटा है, हमारे जो और 5 लोग हैं, वो अगर कुछ मांग करने जाकर के उन लोगों से तो अलग बात है, लेकिन जब हम उसके संस्थापक हैं, अगर हम पर विश्वास करेंगे और वो लोग विश्वास करते हैं, तो हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि हमारी कोई मांग नहीं। अगर आप समझते हैं कि हमारी कोई उपयोगिता है किस रूप में, तो आप हमको आजमा लीजिए। संख्या को लेकर कई बार आपने डिमांड रखी थी, पहले भी। संख्या तो इसलिए क्या था कि हम रिकॉग्नाइज पार्टी होना चाहते थे। वो तो सीट को लेकर मंत्रिमंडल में भी आपने मंत्रिमंडल में 20 में बात हुई थी उस समय हाँ कहा था। अभी क्या कोई है इच्छा? जो नहीं, कोई इच्छा अभी तक बात नहीं हुई, कोई इसका चर्चा ही नहीं चली, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं बनाए हैं। हम अपना पुत्र संतोष कुमार को कल भेज दिया कि आप जाओ वहाँ नीतीश कुमार जी को जा करके विश कर लो बस। और हम कल दिल्ली जा रहे हैं, हमको बुला रहे हैं लोग, पटना आए, हम क्यों पटना आवेंगे, हम दिल्ली जा रहे हैं। संतोष जी पर छोड़ दिया है कि आप डील कीजिए जो भी, इसमें बार्गेन में इसमें भी ना पीछे रह जाए। न, वो तो और हमसे पीछे रह जाएगा, वो तो बार्गेनिंग सकते उसमें और नहीं है। हाँ, वो तो और हम ही कुछ बोलते हैं तो कुछ ये होता है, नहीं तो और उसमें बार्गेनिंग शक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी क्या 5 पर कितना होना चाहिए, मतलब 5 की संख्या पर कितना होना चाहिए, क्या एक आइडियल फॉर्मूला होना चाहिए? 243 यहाँ हैं, यहाँ पर 33 या 34 मंत्री होना चाहिए, तो लगभग 15 पर 1 होता है, तो उस हिसाब से तो हमको 1 को नहीं बनना चाहिए। जो 15 में होंगे तो 1 बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, कास्ट समीकरण, क्षेत्र का समीकरण, हर तरह से कुछ विद्वता, ये सब बात करके लोग कहीं कर देते हैं। एक भी रहता है उसको भी मंत्री, जैसे भारत सरकार में कैसे होगा, हम अकेले हैं लेकिन हमको मंत्री बना दिया गया, अब कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। तो उसी यहाँ है कि जो नेता चुनाएंगे वो अपना डिस्क्रिप्शन उनका होगा। अगर वो समझेंगे कि हम किस लायक हैं तो हमारे लोगों को बनाएंगे। हो सकता है हमसे पूछा जाए, उस समय हम बात करके लोगों से कहेंगे कि हाँ अमुक अमुक को करो, ये इतना करो। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो आज 15 दिन से मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले कहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। देर कर रहे हैं लोग, और धन्यवाद देते हैं कि हमारे कहने के थोड़ा रिएक्शन हुआ था। पूरा चुनाव थोड़ा कंफ्यूज बीच, हाँ, लेकिन की तरफ से भी बयान आया कि नहीं, चुनाव होने के फर्स्ट फेज के बाद तो आपने देखा होगा कि सब लोग बोलने लगे कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब चलिए विरोधी, आप चूंकि तेजस्वी जी के भी साथ रहे हैं, लालू जी के भी साथ रहे हैं, अब उनके परिवार में बड़ी खलबली शुरू हो गई है। तेज प्रताप तो पहले से निकले थे, अब तेज प्रताप की इतनी बुरी हार के बाद तेज प्रताप की पार्टी की तरफ से लिखा गया, तेजस्वी को फिलस्वी लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो मैंने पहले बताया था जयचंद है, आरजेडी बर्बाद। अब रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट आ गया, रोहिणी आचार्य ने लिख दिया है कि मैं पार्टी छोड़ रही हूँ, परिवार को डिसोन कर रही हूँ, और संजय यादव और रमीज 2 ऐसे शख्स का नाम जो तेजस्वी के करीब हैं, उनकी वजह से। देखिए, जिसके सलाहकार कपटी हों, लोभी हों और अपने ढंग से अपने मित्र को, अपने मंत्री को चलाना चाहते हों, तो वहाँ एक बातें होगी ही। लालू प्रसाद जी जिस समय हुए, गरीबों में सही बात है कि एक सेंस ऑफ रियलाइंस कहिए पैदा हुआ था कि गरीब तबके के लोग भी ब्लॉक में जा रहे थे, थाना में जा रहे थे, बात कर रहे थे। ये ठीक है कि उन्होंने नारा दिया, उसके अनुसार काम नहीं किया, जितना उनको मौका मिला उन्होंने काम नहीं किया। शिक्षा के जगत में, इंडस्ट्रीज के जगत में,
और सब में, वो सिर्फ ग्रामीण भाषा बोल करके लोगों को एक मुट्ठी में जमा करने का किया, उसमें सफलता उनको मिली कि आज तक वो समाज आज कहीं इधर उधर नहीं हो रहा है, जो भी हो तो वो उनके साथ है, इसमें उन्होंने काम किया था। रही बात तेजस्वी जी आज जो काम कर रहे हैं, ये पारिवारिक बात है, हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम जब आज हैं और हमारा पुत्र अपने मन से करने लग जाए तो समाज उसको क्या कहेगा, समाज उसको दुत्कारेगा और जो हमारी रही सही प्रतिष्ठा है समाप्त हो जाएगी। वही स्थिति वहाँ है। वहाँ तेजस्वी जी देखते होंगे कभी पोस्टर चढ़ता है तो खाली तेजस्वी का नाम रहती, फोटो रहता है, अपने माँ बाप का फोटो गायब। तो इस परिस्थिति को समझिए कि आखिर उनके घर में क्या स्थिति है। तो भाई अलग हैं तो बहन अलग हैं तो बहनोई का अलग हिसाब से, तो छत विछत है। और जहाँ तक तेज प्रताप की बात बोलते हैं, तेज प्रताप की कुछ बातें हमको अच्छी लगती है कि ऐसे तो उनको लोग दूसरे ढंग से लोग देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो ठीक कभी काल बोलते हैं। और अगर उनकी राय ली जाती और वो साथ रहते तो शायद उनके घर में जो आज ये वातावरण है, और जिस रोहिणी की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने अपने फादर के लिए किडनी न दी है, डोनेट किया है ना, और वो इस तरह का डिस्परेट नोट लिख के जा रही है, कितने तकलीफ़ है उस लड़की की। तो मैं तो इसकी भर्त्सना करता हूँ लालू परिवार को कि जो अपने पिता के लिए किडनी दान किया हो और जिस लालसा में परिवार के भलाई के लिए आई हो, उसकी बात नहीं सुनी जा रही होगी, तब न वो करी कि मैं जा रही हूँ, घर छोड़ रही हूँ, पार्टी, हम परिवार को छोड़ रहे हैं। तो एक पंक्ति है, ये रहीमन असुआ नैन ढरी, जिए दुख प्रगट करी, जा ही निकारो गेह ते तो कसना भेद कही। तो वही आज कह रही है। आपको लगता है कि हाईजैक कर लिया गया है लालू जी को भी, पूरी पार्टी, पूरी परिवार को भी? एकदम, हम तो कहा कि वही दोनों जो हैं, वही दोनों मिल करके तेजस्वी जी को हाईजैक किए हुए हैं। संजय यादव और रमीज। हाँ, नाम हम नहीं कहेंगे। रोहिणी जी ने भी अब जिक्र किया। हाँ, तो ये बड़ा बुरा हालत होगा। हम समझ रहे हैं कि वो लोग अपना वेस्टेड इंटरेस्ट में ऐसा कर रहे होंगे, वो लोग अपना हर तरह का लाभ ले रहे होंगे। और कोई कमजोरी है तब तो हम किसी के चक्कर में हैं। मैं वही पूछने जब वाला था कि तेजस्वी तो इतना भी तो नहीं, आप कॉमन सेंस से समझदारी है, यदि सब टूट रहा है तो वो उनकी क्या मजबूरी होगी कि हम अपने परिवार को टूटते देख रहे हैं, पार्टी को टूटते देख रहे हैं। अब ये इतना ख़राब रिजल्ट, फिर भी दो लोगों की मेरा कहने का मतलब है कि हमारे के यहाँ एक जाति होती है भाट। वो बहुत तरह का बिरदावली कह करके उस परिवार को लव करना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से उनके पीछे लोग लग गए हैं। आप ही सब चला रहे हैं। लालू जी क्या हैं? आप तो इतना ज़्यादा हो गए, इतना आपकी पॉपुलैरिटी हो गई कि बस आप मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, मुख्यमंत्री का डेट भी तय हो गया था कि 18 तारीख को हम वोट लेंगे, शपथ लेंगे। तो ये सब उनकी मानसिकता नहीं है। यही जो दोनों चारों हैं मिल कर, वही लोग इतना इन लोगों को ये कर दिया, साहब आपका बहुमत हो रहा है, आप इस तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह से लोग ओवरवेल में होकर के किसी को गलत रास्ता सिखलाएंगे। तो देहात में कहावत है कि मिट्टी का बर्तन है, अगर बार बार रखा जाता है प्लास्टर पर तो उसे घिस जाता है। तो आदमी के नज़दीक रह करके कोई लोग इस तरह की बात बोलेगा तो उसकी मेंटेलिटी तो जरूर चेंज हो जाएगी। हुए भर में भी ब्रेन वॉश हो गया, ब्रेन वॉश और अहंकार ने ले डूबा। जी ले डूबा। और उसके पीछे उनमें कोई कमजोरी है, जिस कमजोरी को उन लोग समझ लिया है, वो कमजोरी उनको पूरा कर देता है। ये अपना मस्त है।
क्या कमजोरी होगी अब? वो नहीं कहेंगे। चलिए ठीक है। आपको लगता है कि पार्टी और परिवार आरजेडी पूरी तरह से टूटने वाला है? परिवार तो टूट ही चुका है लगभग, अब ये टूटने के कगार पर है। आरजेडी भी दो फड़ जो 2010 में हुई थी, सम्राट चौधरी उपनेता थे, 22 विधायक थे, आई थिंक 22 में से 14 विधायक बागी हो गए थे, कुछ उसी तरह की स्थिति है। उस समय लालू जी ने थाम लिया था। देखिए, इसमें जो आप बहुत समय ले रहे हैं, इतना समय नहीं लेना चाहिए आपको। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कोई नीति और सिद्धांत पर आदमी चलता है, रेलवे लाइन है, जो पटरी है, उस पर गाड़ी चलती है तो चलती है। अगर उसमें कहीं पर खरोच आ गया तो डिरेल हो जाता है। तो उसी प्रकार से सोशल थीम्स है, सोशल एस्पेक्ट्स है। हम लोग आए हैं तो कुछ सोच करके चलते हैं। जैसे हमने कहा ना कि कई एक बार ऐसा हुआ, हम नीतीश जी से कह दिया, आरक्षण का मुद्दा उन्होंने बढ़ा दिया था, 15% से 20% कर दिया, सेंसस किए थे। हमने क्या कहा था उनको? कहा था कि आप 15% 20% कर रहे हैं, बात तो सही है, लेकिन 15% तक जब आरक्षण था तो कितना हमको मिल रहा था, इसको जांच किए, भड़क गए। तो मेरा कहने का मतलब सच्चाई बात थी। हमारा एक सिद्धांत है कि हाँ साहब, आप आरक्षण दे रहे हैं तो आरक्षण को भी समीक्षा करना चाहिए। हमारे अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि आरक्षण आंख मूंद करके मान देते जाओ, समीक्षा करते जाओ, क्या खोया है, क्या पाया है। अगर हमने नहीं पाया है तो उसको सुधार करके और आगे बढ़ो, तो वही होना चाहिए। तो लालू जी तो एक आ गए, वो कह करके, ये शुगर चराने वालों, ये मुर्गी पालने वालों, ये चूहा खाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, एक थीम उन्होंने फ्लोट किया। और अच्छा असर आया, लोगों को हुआ। भले उस पर वो नहीं हमारा हुए, बाद में तो हो गया कि चलाना चाहिए था, स्कूल खोलना चाहिए था, तो कहने कि लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भंजाओ, ये पर चले गए, डिरेल्ड हो गए। तो डिरेल्ड हो गए तो कहने का मतलब कि सिर्फ एक जातिगत नेता के रूप में रह गए, एक सामाजिक जो रिवोल्यूशन करने वाला आदमी होता है उस रूप में वो नहीं रहे। आज लाइक वाइज यही है। आज बार बार हम कहते हैं, हमसे जब किसी ने कहा तो हम कहा कि यही बात बढ़ जाती है, हम इसको अवॉइड करना चाहते थे लेकिन हम बोल देते हैं। परिवारवाद की बात आती है। हमारा बेटा संतोष है जो मंत्री हुआ, हमको भी लोग कहा कि आप परिवारवाद किया, तो हमने उसको कहा कि हमारा बेटा एमए है, पीएचडी है, नेट किए हुए है, अब अभी हाल में हो गया कॉलेज में प्रोफेसर भी हो गया है, कॉन्वेंट कॉलेज में। यूनिसेफ में वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था, 35,000 रुपये महीना करीब करीब 2013-14 में वो कमा रहा था। जब हम 15 में से अपने पार्टी बनाया, अब पार्टी बनाया जो यही कि हम जितना 35 को निर्णय लिया था उसको हम इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हुआ कि पार्टी बनाएंगे और लड़ेंगे, एक आंदोलन करेंगे, चाहे लिख करके दें, बोल करके दें, क्रिकेटिंग करके दें, और क्या कहते हैं उसको सम्मेलन करके बतावें। हम एक किया और तब हमारा बेटा कहा कि अब पिताजी को हमको साथ देना चाहिए, तो 2015 में हमसे ज्वाइन किया। 15 में रहा, 16 में रहा, 17 में रहा, 18 में उसको हम एमएलसी के रूप में बनाया। तो कहने का मतलब कि राजनीतिक रूप में वो तो एकदम परिपक्व होकर के आया था, समझ करके आया था। लेकिन तेजस्वी जी का, तेज प्रताप जी का, मीसा जी का, रोहिणी जी का, राबड़ी जी को कहिए न कहिए, इसलिए कि राबड़ी जी तो लालू जी का साथ रहे तो कह सकते हैं भाई अर्धांगिनी है। लेकिन इन लोगों का क्या हुआ? हमारा बेटा है तो एमएलए हो गया, जीत गया, मंत्री भी बन गया। तो ये तो पॉलिटिक्स नहीं हुआ, शिक्षा भी नहीं हुआ, और न कोई थीम हुआ इनके सामने, सिर्फ बन गए। थीम होता कि भाई यहाँ भूमि विवाद है, कैसे सुलझना चाहिए, यहाँ इलिटरेसी है, कैसे होना चाहिए, आज अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए क्या होना चाहिए। उसके लिए कोई आंदोलन, कोई सम्मेलन, कोई पिकेटिंग ऐसा करके जिसमें जेल जाने की बात है, ये तो कभी ना कोई किए। तो ये राजनीति इसी का कहते हैं। अगर ये सब किए होते तो शायद आज इनका ये स्थिति नहीं रहती। ये सिर्फ जात पर चल गए और समीकरण पर आ गए, हम ये हैं मुसलमान, हमको वोट देवे करेगा, हम तो सिर जीत जाएंगे। तो आज बिहार की जनता ने समझा दिया कि नहीं,
इस पर हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट जो काम करेगा उस पर वोट इसी देंगे। तरह राहुल गांधी को भी आप मान सकते हैं उदाहरण कि राहुल 95 ये हार है उनके नेतृत्व में जब से आए हैं, अब शतक पूरा होने वाला है हार का, लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं और लगातार आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो तो पहले का बना हुआ है, पहले का हिसाब है, नाम है। आज सोनिया गांधी हैं, एक पैट्रोनाइजेशन के रूप में काम कर रही हैं, वही उनका एक हम समझते हैं वेश है, वरना और कोई वेश नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा समय लिया आपका इसके लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी एनडीए की प्रचंड जीत के बाद तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हुए सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत,